हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। क्लास 12th हिस्ट्री और चैप्टर 2 देख रहे हैं हम। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज हो रहा था। वन सच स्ट्रैटेजीज वाज टू शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर which spread in fertile alluvial river valleys such as those to गंगा एंड कावेरी। तो पहला जो ख्याल था वो क्या आया, वो आया कि हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो अपना एग्रीकल्चर है ना उसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जैसे गंगा रिवर के पास हो गया या कावेरी रिवर के पास हो गया। सो द आयरन टिप्ड प्लग शेयर वॉज यूज टू टर्न द एलिवियल सॉइल इन एरियाज विच एड हाई रेनफॉल। तो आयरन टिप प्लग शेयर को यूज़ किया जाता था कि जो ये सारी खेती बाड़ी है उसको शिफ्ट कर दिया जाए एलिवियल सॉइल एरिया में जहाँ पे हाई रेनफॉल थी। मोर ओवर सम पार्ट्स ऑफ गंगा वैली, जो पैडी का प्रोडक्शन था वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया इस ट्रांसप्लांटेशन से, ऑल्दो दिस मेंट बैक ब्रेकिंग वर्क ऑफ द प्रोड्यूसर। देखो, जो पैडी का कल्टीवेशन था ना वो भयानक तरीके से इंक्रीज हुआ इस वजह से, बट ये बहुत तगड़ा काम था, लाइक पीठ तोड़ देने वाला काम था बेचारे प्रोड्यूसर्स के लिए कि एक जगह पे आप बिल्कुल प्लांट उगाओ, उसके बाद उसको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करो। दिस टुक अ लॉट। So while the iron plug share led to a growth in agriculture productivity, its use was restricted to certain part of subcontinent. तो आयरन प्लग शेयर ने बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाया, लेकिन कुछ ही एरिया तक वो लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड था। कल्टिवेटर्स इन एरियाज विच वर सेमी एरिड सच एज पार्ट ऑफ पंजाब एंड राजस्थान डिड नॉट अडॉप्टेड टिल द 20th सेंचुरी। एंड जो हिली ट्रैक में रह रहे थे, सेंट्रल पार्ट्स में रह रहे थे, they practiced co-agriculture which was much better than for the terrain। तो कुछ एरिया में तो ये अपना काम चल रहा था प्लग शेयर वाला, लेकिन बहुत सारे एरिया में नहीं चल रहा था। अनदर स्ट्रैटेजीज जो इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया कि आप इरिगेशन करो, मतलब आप डिपेंड मत रहो नेचुरल रेनफॉल पे, क्योंकि बारिश हो ना हो किस तरीके से हो तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो आप एक काम करो, वेल से, टैंक से एंड केनाल से खैर कम यूज़ करते थे, तो उससे आप इरिगेशन करो, आर्टिफिशियल पानी दो बारिश के बजाय, जो है आप इधर उधर से पानी का इंतजाम करो तो उससे खेती अच्छी होगी। सो कम्युनिटीज एज वेल इंडिविजुअल दे ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क। द लेटर यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटी इन इंस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें जो थी वो इंस्क्रिप्शन पे भी हमें देखने को मिलती है। नाउ डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज़। रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस हो रहे थे? सो ये जो टेक्नोलॉजीज़ थी इससे ऑफकोर्स प्रोडक्शन बढ़ा था, लेकिन बेनिफिट बहुत अनइवन था। इट्स मोर लाइक कि अमीर अमीर हो रहे, गरीब गरीब हो रहे। सो व्हाट इज़ एविडेंट इन दैट देयर वाज ग्रोइंग डिफ्रेंसिएशन अमंग पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे ना उनमें बहुत डिफरेंस क्रिएट होने लगा। Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agriculture laborers, small peasant, as well as large landholders। तो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये सब चीज़ें हमें इस कहानियों में देखने को मिलती है, इट्स जस्ट लाइक जिनके पास बड़ी लैंड है वो तो बढ़िया काम करेंगे, और वो क्या करेंगे, स्मॉल पीजेंट्स को जो है इवेंचुअली वो उनका भी खेत वगैरह जो था वो खरीद लेते थे। एंड जब वो खेत वगैरह खरीद लेते थे तो क्या करते थे कि उन बंदों को अपने जगह पे काम कराते थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, जो अमीर थे वो तो अमीर होते जा रहे थे, पर जो बेचारे गरीब थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग दिस, इनफैक्ट दिस डिफरेंस वाज इमेंसली इंक्रीजिंग। तो द टर्म गाहापति was often used in Pali text to designate the second and third categories। जो तो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के लिए ना गाहापति टर्म यूज होता था। गाहापति मतलब जो स्मॉल पीजेंट्स या लार्ज लैंड होल्डर, इनके जो रिलेटेड में गाहापति टर्म का यूज़ किया जाता था। सो पाली टेक्स्ट में इसका यूज़ हुआ है। द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज विलेज हेडमैन हुज पोजिशन वॉज ऑफन हेरिडिटरी। तो जो बड़े लैंड होल्डर्स होते थे ना उनकी पोजीशन कैसी होती थी, वो हेरिडिटरी होती थी, यानी कि ज़मींदार का बेटा ज़मींदार। तो वो बहुत ही पावरफुल फिगर के रूप में सामने आने लग गए। एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टिवेटर्स। तो जो जिनके पास लैंड ज़्यादा है, जो अमीर हैं, वो दूसरों पे अपना कंट्रोल दिखाते थे। अर्ली तमिल लिटरेचर यानी कि जो संगम टेक्स्ट्स थे
वो भी मेंशन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल जो कि विलेजेस में रहा करते थे। जैसे लार्ज लैंड ओनर जिनको विल्लर कहते थे, इनके नाम बिल्कुल आप याद करके रखो। संगम टेक्स्ट के अंदर जो लार्ज लैंड ओनर होते थे, बड़े लैंड ओनर होते थे, वो वेलर होते थे। ये कैसे याद रहेगा कि लार्ज लैंड है, बहुत सारे जमीनें हैं, फ्री का पैसा आता होगा, तो उससे वो वेले रहते थे। तो लार्ज लैंड ओनर्स वेलर। प्लगमैन, प्लगमैन जो वहाँ पे प्लगिंग वगैरह करते थे उनको उज्जवर कहते थे। तो प्लगिंग के लिए आपको उज्ज्वल व्यक्तियों को रखना पड़ेगा, तो वो उज्जवर कहते थे। एंड स्लेव्स को आदिमाई कहते थे। ये तो आप याद रख सकते हैं। सो इट इज़ लाइकली that these differences were based on differential access of land, labor, and some of the new technologies. In such a situation, the questions of control over land must have become crucial, as these were often discussed in legal tests. तो गृहपति कौन होते थे, इसको थोड़ा सा ना डिटेल में देखते हैं। तो गृहपति जो होते थे वो होते थे ओनर या फिर मास्टर या हेड ऑफ द हाउस होल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो गृहपति एक ओनर, मास्टर या फिर हेड ऑफ द हाउस होल्ड जिनका पूरा कंट्रोल होता था ओवर द वुमेन, स्लेव एंड वर्कर, जो कॉमन रेजिडेंस जो था वो शेयर करते थे। तो महिलाओं पे, बच्चों पे, उनके स्लेव पे और उनके वर्कर पे। वो ओनर होता था सारे रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड, एनिमल या जो भी अदर थिंग होती थी जो घर में हुआ करती थी, उनके ओनर होते थे। समटाइम्स द टर्म वॉज यूज एज मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मेन बिलोंगिंग टू अर्बन एलीट इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट। तो गृहपति घर में तो या उसके अलावा ये जैसे कई बार कुछ वेल्दी रिच मर्चेंट होते थे या एलिट्स वगैरह होते थे, उनके लिए भी इन टर्म का यूज किया जाता था। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या थी? बाउंड्रीज एक होती है लिमिट, एक हद, या फिर अगर लीगल सेंस में आप देखो तो जो एक एरिया है जो किसी और का है एंड एक एरिया बाउंड्री के अंदर जैसे मेरा है। तो मनुस्मृति में ये सब चीज़ें लिखी हुई है। मनुस्मृति क्या है? जैसे लॉ की किताब, जैसे हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वैसे ही मनुस्मृति एक होता था हमारा। इट इज़ बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। किस भाषा में लिखा है? ये संस्कृत भाषा में लिखा है एंड कंप्लाइड बिटवीन सी सेकेंड सेंचुरी BC to सी सेकेंड सेंचुरी CE. This is important and please remember it is in Sanskrit language. There are often times जब confusion होता है कि संस्कृत में था कि पाली में था, तो मनुस्मृति, तो इसको आप याद रखो, ये संस्कृत में था। This is what the text advises the king to do. तो किंग के लिए क्या एडवाइस थी मनुस्मृति में? Seeing that in the world controversy constantly arises due to ignorance of boundaries, he should have concealed boundaries, markers buried, stones, bones, cow hair, shaft, ashes, potsherd, dry cow dung, brick, coal, pebble and sand. तो बोला कि जो किंग है, कई बार बाउंड्रीज को लेके बहुत सारी लड़ाई हो जाती थी, तो प्रॉपर कंसील्ड बाउंड्री होनी चाहिए। एंड बाउंड्री के लिए, बाउंड्री में ये सब चीज़ें हो सकती। He should also have other similar substances that would not decay in soil, buried as hidden markers and intersection of boundaries. तो ये तो कुछ चीज़ें, जैसे मान लो हो सकता है कि कुछ सालों बाद ये धरती में मिल जाती हैं, जैसे कि काउ हेयर हो गए या ड्राइड काउ डंग हो गया, बट यू कुड यूज़ अदर थिंग्स जो कि धरती में एकदम से मिक्स ना हो। फिर है वुड दीज बाउंड्रीज मार्कर्स हैव बीन एडिक्वेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि जिसको अटैक करना है, जिसको लड़ाई करनी है, वो तो करेगा ही। वो बाउंड्री देख के रुक थोड़ी ना जाएगा कि ओहो चलो चलो लड़ाई करने चलते हैं, ओ माय गॉड गुप्ता जी ने यहाँ पे बाउंड्री खींच दी, अब तो हम नहीं लड़ सकते, चलो चलो घर वापस चलते हैं। ना ना, कोई लड़ाई करने आएगा तो बहुत सोच समझ के ही आएगा। बट दिस कुड बी लाइक वन ऑफ द सोल्यूशंस, कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अपने आप को तलवार लेके खड़े हो जाओ कि हाँ हम तो लड़ने को ही तैयार हैं। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। नाउ लाइफ इन अ स्मॉल विलेज, तो एक छोटी सी स्टोरी है, प्यारी सी स्टोरी भी नहीं, छोटा सा लाइफ बताया गया है। तो हर्ष चरित्र में लिखा है, हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन के बारे में, उनकी बायोग्राफी है। एंड अच्छा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी आपकी कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी आप अपनी खुद ही लिखते हो। तो हर्षचरित बायोग्राफी हर्षवर्धन की, जो कन्नौज के किंग थे, एंड कंपोज इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट बाना भट्ट। तो बाना भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, एन एक्सट्रीमली रेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन द सेटलमेंट ऑफ आउटस्कर्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ विंध्यास।
तो विंध्यास के फॉरेस्ट की लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विंध्यास में जो आउटस्कर्ट्स यानी कि जो अलग एरिया है, तो आउटस्कर्ट्स बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट फॉरेस्ट, many parcels of rice land, threshing ground and arable land were being apportioned by small farmers. It was mainly spade culture owing to the difficulty of plugging the sparsely scattered field covered with grass with their few clear spaces, their black soil stiff as black iron. There were people moving along with bundles of the bark, countless sacks of plucked flour, loads of flax, humps bundle, quantity of honey, peacock tail, feather, wreath of wax, logs, grass. Village wives hastened en route for neighboring villages, all intent on thought of sale and bearing of their head basket, filling with different gathered forest fruits. ओके जो ये सब चीज़ें हैं इसमें क्या बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के लोग थे बहुत सारा काम करते थे, खेती वगैरह वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते थे, जो फॉरेस्ट के आइटम्स होते थे वो सब चीज़ें लिया करते थे और उनकी जो वुमेन हुआ करती थी वो उनको बेचने के लिए भी जाया करती थी। दिस वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो बेसिक गाँव थे, उनकी जो लाइफ थी उनसे थोड़ी सी अलग थी। नाउ देर इज़ लैंड ग्रांट्स एंड न्यू एलिट्स, दिस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।